वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 25 जुलाई है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्कृत न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए कौन सा न्यूज़ आज पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट है, उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। उसके मेन टॉपिक और सब टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि आज वीडियो लेट हो गया, इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज के पेपर में आप लोग के लिए मेंस और इंटरव्यू और इन बहुत से टॉपिक को कवर किया गया है। साथ ही पीटी के भी बहुत से पॉइंट आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेंगे आज के पेपर में, इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ एनालिसिस थोड़ा लेट से हो रहा है। आप लोग न्यूज़ को अंतिम तक देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी आज टॉपिक है, जो आप लोग को आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल, जो भी अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अभी देख रहे हैं, लिसनर व्यूअर हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही साथ लाइक और शेयर का भी बटन दबाते रहिए ताकि लोगों तक और भी हम पहुंच सके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो हमारे पुराने लिसनर हैं, व्यूअर हैं, चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। और साथ ही साथ हमारा युक्ति आईएएस का ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in को लॉगिन कर सकते हैं। और युक्ति आईएएस पे बहुत सा टेस्ट आप लोगों को फ्री और पेड टेस्ट अवेलेबल है, तो आप लोग दोनों ज्वाइन करके देख सकते हैं युक्ति आईएएस पर आप लोग को क्या दिया जा रहा है, क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंट बहुत सी चीज़ों को। तो उन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, ज़रूर एक बार विजिट कीजिए युक्ति आईएएस को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में सबसे पहले कवर पेज पर ही आप लोगों को पहला पीटी ओरिएंट आप लोगों को नोट्स मिलेगा। आज नीरज चोपड़ा ने कल के मैच जो हुआ था उसमें विश्व एथलेटिक्स जो मैच हो रहा है उसमें रजत पदक जीता है इन्होंने, और पहले भारतीय हैं जो भाला फेंक में जो जीते हैं, और साथ में दूसरे भारतीय ऐसे हैं जो विश्व एथलेटिक्स जो मैच हो रहा है उसमें पदक जीते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार के पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले भारतीय पुरुष भी बने, तो यह सब आंकड़ा आप लोग को ध्यान रखना है। और चैंपियनशिप पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ओलंपिक और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो दोनों एक व्यक्ति ने जीता वो, तो उसमें एकमात्र भारतीय हैं। तो इस प्रकार के पीटी ओरिएंट आप लोगों को प्रश्न तो यहाँ से देखने को मिलेगा। और 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था, 19 साल बाद चोपड़ा ने तोड़ा यह सूखा। तो यह भी आपको ध्यान रखने की बात है कि इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था 2003 में ये पदक। और इस जीत में पहला स्वर्ण पदक किसे मिला है वो भी आप लोग याद रखिएगा। एंडरसन पीटर्स को, ग्रेनाडा के हैं देश जो है, और 90 मीटर 90.64 मीटर का भाला फेंक किए हैं। और नीरज चोपड़ा ने 88.83 मीटर। तो ये आप लोग आंकड़ा याद रखना है, तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। तो इस प्रकार से देखिए, कुछ 24 जुलाई के संदर्भ में न्यूज़ आप लोगों को याद रखना है। आप लोग को यहाँ से कुछ न्यूज़ ऐसे भी पूछे जा सकता है 24 जुलाई किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं में 49 वर्ग के रजत जीता था। वह ओलंपिक रजत जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलक बनी थी। तो 24 जुलाई को ही दिन था वो। साथ में आज 24 जुलाई जो कल था उसमें भाला फेंक में एथलीट जो नीरज चोपड़ा है उनके द्वारा भी विश्व चैंपियन में रजत पदक जीता गया। साथ में 24 जुलाई 1952 को पुरुष हॉकी टीम ने हेलसिंकी ओलंपिक में नीदरलैंड्स को 6-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो इस प्रकार के आप लोगों को करंट ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों को प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर नज़र बनाते रहिए, अपने की नोट्स में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आप लोगों को ज़रूर देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए, दिल्ली में मंकी पॉक्स का दूसरा मामला आ गया है। तो पीटी में आप लोग से प्रश्न पूछ सकता है, प्रथम और द्वितीय स्टेट याद रखिएगा, प्रथम केरल, दूसरा दिल्ली। तो आप लोग को याद रखना है, इस रूप से भी पीटी में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। और मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, संक्रमण कैसे होता है, इसके बारे में विशेष चर्चा लास्ट के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में किया जा चुका है। तो आप लोग वहाँ जाके कवर कर लीजिएगा इसके और भी जो पार्ट्स हैं।
जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जिन्होंने किया है तो उन्हें पता है। तो ये क्या है, जानवरों से फैलता है, जेनेटिक रोगों की श्रेणी में आता है। जेनेटिक जो पक्षी और जानवरों से फैलने वाली बीमारी से होती है, तो इस श्रेणी में यह अभी मंकी पॉक्स आता है। तो इसमें संक्रमण जानवरों के मांस खाने से होता है, उसके खून और संक्रमित क्षेत्रों से होता है। तो आप लोग को इसके नज़र रखना है। देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पर अब है, आप लोगों को मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट जो है टॉपिक आज ये है, गुलाम कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर को वापस लेने को पूरा देश एकमत है। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह हालिया बयान दिया गया है। कल तो यह देखिए कुछ चीज़ें हैं, पहले उसको स्पष्ट कर लिया जाए, उसके बाद जो इसके मेन टॉपिक है सब टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। जम्मू जो है जम्मू से पाकिस्तान को दो टूक संदेश देते हुए जो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने, गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा, पूरे देश इस पर एक मत है और संसद में भी प्रस्ताव भी पारित हो चुका, पर आज भी उस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। कुछ बाध्यताएं हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एलओसी पर उस पार स्थित शारदा पीठ है, 18 महाशक्तियों का शारदा पीठ है। तो यह भी प्रश्न आपको पीटी ओरिएंट पूछा जा सकता है। 5000 वर्षों से कश्मीरी हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है। तो ये सब चीज़ें देखिए आगे आप लोग को इस न्यूज़ में कुछ चीज़ें 1962 के युद्ध के बाद चर्चा की गई है, तो ये सब चीज़ें आप लोग कवर कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग इसको मेन टॉपिक पर आते हैं। आखिर भारत पाकिस्तान विवाद क्या है, भारत सीमा विवाद क्या है पाकिस्तान के साथ और अन्य देशों के साथ। चलिए तो इसके मेन टॉपिक में लोग पहले पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद देख लेते हैं और महत्वपूर्ण जो सीमा विवाद है उसी को देखेंगे। वर्ष 1947 में जो था, भारत के विभाजन के पूर्व जम्मू कश्मीर रियासत कुल 5 क्षेत्रों में शामिल था, जो जम्मू कश्मीर घाटी, लद्दाख, गिलगित वजरात और गिलगित एजेंसी। तो इस प्रकार से 5 प्रांत में या प्रांत सूबों में इसको कह सकते हैं। कश्मीर का जो क्षेत्र था वो बटा हुआ था। तो जब 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी पर हमला आक्रमण किया, तब जम्मू कश्मीर के रियासत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जबकि शेष हिस्सा भारत के पास रह गया। यह जो संधि हुआ था भारत के साथ, उसके बीच के विवाद बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। और हरी सेन का जो स्टेप था, उसके बाद जो विवाद उत्पन्न हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच जो असमंजस की स्थिति बनी रही, उसके मुख्य कारणों में हरी सेन का जो कार्य और गतिविधि था, तो वो देखने को मिलता है। वो अलग विषय है, उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कभी फिर से। तो अभी फ़िलहाल मेन टॉपिक हम लोग बात विशेष करते हैं, न कि उन सब चीज़ों को जो ऐतिहासिक रूप से चली आ रही है। तो बस आप लोगों को 22 अक्टूबर 1947 का स्टेटस याद रखना है। क्या है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर रियासत के जो हिस्सा है उसे पाक अधिकृत कश्मीर या POK कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर मुख्यतः 2 हिस्सों में बटे हुए, एक आज़ाद कश्मीर, एक गिलगित बाल्टिस्तान। आप लोग को याद रखना है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पाकिस्तान का जो POK जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो ध्यान रखना ये भी आप लोग का। इससे रिलेटेड जो मैप है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया गया है, तो आप लोग उस मैप को ज़रूर देख लीजिएगा। अभी मैं बस फ़िलहाल मैं समझा देता हूँ इस मैप से आप लोग को। ये जो कश्मीर है, ऊपर का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्तमान कश्मीर है, जम्मू है, लद्दाख है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। इसके बाद अधिकृत चाइना अधिकृत क्षेत्र है, लद्दाख यहाँ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और ये ऑक्युपाइड एक्चुअल कंट्रोल ऑफ लाइन अर्थात चीन के साथ जो विवाद है, तो ये क्षेत्र जो है POK कहलाता है। और ये क्षेत्र कुछ ऑक्युपाइड कश्मीर का जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र के संबंध में विवाद है। इससे संबंधित आप लोग को पिक्चर टेलीग्राम पर सेंड किया गया, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। यहाँ से बस समझने का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को लेकर विवाद हमेशा रहता है, वास्तविक नियंत्रण हमारा अभी तक नहीं हो सका है, जो जल्द कभी न कभी हम लोग उस पर, जैसे धारा 370 असंभव का कार्य लगता था, वैसे ही यह भी कभी आज न कल वो हमारा जब भारत सशक्त होगा तो इस पर हम लोग भी अपना अधिकार जमा कर एक क्षेत्र जो हमारा शासन प्रशासन चलता है वो चलेगा। विशेष हम लोग बात करते हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है POK, पश्चिम में पंजाब और खैबर
पखनूता से जुड़ा हुआ, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, और उत्तर में चीन के शिनजियांग प्रांत से, और पूर्व में भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख में अपनी सीमा साझा करता है। जो वर्तमान स्थिति जम्मू कश्मीर का जो है, जम्मू कश्मीर का जो विभाजन हुआ है उसके बाद जो 2 यूटी बनी है, तो उसमें आपको यह है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके सामरिक महत्व काफ़ी महत्व रह जाता है, जैसा कि मैप में भी आप लोगों को भी समझाया गया, और आप लोग जाके मैप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के देख लीजिएगा। नोट आप लोग यहाँ याद रखिएगा, जब भी इससे संबंधित कुछ हालिया घटनाक्रम होता है वो न्यूज़ में रहता है, वो मेंस में नज़र आएगा आपको देखने को, इंटरव्यू में भी वो नज़र आ जाएगा उससे संबंधित प्रश्न। तो हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सर क्रीक और जूनागढ़ के शामिल करते हुए नए राजनीतिक मानचित्र को जारी किया है। तो समझिए नए मानचित्र के संबंध में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है। मानचित्र में पूरे जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है, और यह कश्मीर पूर्व में कोई सीमा नहीं दर्शाता है। कश्मीर की कोई सीमा नहीं दर्शाता, जबकि ये कश्मीर पूरा कश्मीर को यह विवादित क्षेत्र जो है एलओसी के इधर का क्षेत्र, उसके बाद ये पूरा क्षेत्र को यह मानता है, और इसकी कोई पूर्वी सीमा नहीं निर्धारित करते हुए यह पाकिस्तान अपने मैप में इसे शामिल करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके अतिरिक्त नए नक्शे में इस्लामाबाद के बाद कश्मीर राजमार्ग का नाम बदलकर श्रीनगर राजमार्ग के रूप में दर्शाया है। तो यह आप लोगों को ध्यान देने है, इस प्रकार के भी आप लोगों को क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। पाकिस्तान यह दावा करता है कि सियाचिन सर क्रीक के क्षेत्र गुजरात में जूनागढ़ के पूर्ववर्ती स्थित पाकिस्तान के क्षेत्र शामिल है इस नए मैप के अनुसार, और नए नक्शे में संघीय रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्र फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया या फाटा जिसे बोलता है वो है फाटा, पाकिस्तान इसे फाटा क्षेत्र बोलता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है उसके हिस्से के रूप में भी दिखाया गया है। खैबर पख्तून बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है पाकिस्तान का, उसका प्रांत है, तो इसमें ही आपको इसमें शामिल करता है। इससे संबंधित जो सर क्रीक से जो संबंधित विवाद है उसका भी पिक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर पिक्चर भेजा गया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। एक्चुअल है क्या उसे भी मैं आप लोगों को समझा। जब आप गुजरात का मैप देखते हैं, ऐसे रहता है गुजरात का मैप, तो यहाँ पर बहुत से महाद्वीपीय तटीय क्षेत्र है, टापू का छोटा छोटा क्षेत्र है। यहाँ पर आप भी जब देखते होंगे तो कटा हुआ भाग आप जब भी जूम आउट करते हो गुजरात का, तो इसी क्षेत्र में कुछ लाइन ऑफ के संबंध में सर क्रीक लाइन बनाया गया था, उसी से संबंधित विवाद है। तो मैप में आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है सर क्रीक लाइन विवाद क्या है। सर कच्छ के रन में भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित जल 96 किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में दिखता है और यह विवाद का कारण मानता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री रेखा सीमा का अस्पष्ट व्याख्या है, इसलिए यह विवाद उत्पन्न भी होता है। सर क्रीक को थालवेग सिद्धांत के अनुसार दोनों देशों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए, यह भारत का मानना है और इसी पर भारत जोर भी देता है। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग नेपाल के साथ भी कुछ विवाद, हालिया विवाद उत्पन्न हुआ था, काला पानी क्षेत्र विवाद, और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, इसके संबंध में विवाद देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ विवाद देखने को मिलता है। तो सीमा विवाद से संबंधित बहुत ज्वलंत मुद्दा भारत के साथ है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ, तो वो समय समय पर उभरता है, उसका निदान भी भारत सरकार समय समय पर करती है और एक वार्ता टेबल पर आकर चीज़ों को निपटान करने की ज़रूरत है। और अब हम उप महाद्वीपीय क्षेत्र में इसका कंक्लूजन देखा जाए तो उप महाद्वीपीय क्षेत्र में भारत को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने सीमा विवाद को समाप्त करना होगा, और सीमा विवाद के लिए जो भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कदम हो वो उठाना चाहिए सरकार को। वार्ताएं करनी चाहिए, अगर वार्ताएं असफल होती है तो उस पर अपना आधिपत्य जमाने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देखिए बात है कि कब तक हम इन सब विवादों को लेकर हम इनका दंश झेलते रहें, या तो स्पष्ट नीति होनी चाहिए। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तब तक ही कार्य करती है जब आप सशक्त होते हैं। अगर सशक्त बेहतर होते हैं, सशक्त अगर स्थिति में होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यूक्रेन और रूस के मामले में देख रहे हैं किस रूप से कार्य करती है। भारत इस मैटर पर यहीं पर थोड़ा सा
मोरल स्टेटस में आ जाता है कि हम सबसे पहले युद्ध नहीं करेंगे और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो हम तोड़ेंगे नहीं। तो ये सब चीज़ों पर सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें कुछ ऐसा ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इस प्रकार के विवाद का स्पष्ट निदान किया जा सके और हम एक सशक्त स्थिति में हो सके। तो ये सब चीज़ें साइड बैक है। हालांकि ये सब चीज़ें देखिए वो आंसर राइटिंग में नहीं लिखनी चाहिए इतनी स्पष्ट बातें, बस मैं समझाने की बात बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में भारत इस प्रकार की नीति अगर अपनाती है तो हम एक बेहतर स्टेटस स्थिति में होंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। पर आपको किताब में उन्हीं आंसर राइटिंग में उन्हीं चीज़ों को लिखना है जो भारत सरकार की व्याख्या करते। भारत सरकार जिसे व्याख्या करता है, जैसे पंचशील समझौता हुआ, फिर गुजरात सिद्धांत हुआ, वाजपेयी सिद्धांत हुआ, उससे पूर्व सबसे पहले आपको हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके जो सिद्धांत थे उसी के आधार पर चलते चलते हम लोग वर्तमान तक आएंगे और इसका सीमा निर्धारण उसी आधार पर करेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पद का शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर आज इनके भारत के इतिहास में एक नया स्वर्णिम युग जुटेगा। कोई प्रथम महिला आदिवासी जो राष्ट्रपति है चुनी गई है और इनसे जनजातीय क्षेत्र से संबंध में बहुत से कार्य हो रहे हैं। आज आर्टिकल भी आया है जनजातीय कल्याण के संबंध में अमित शाह का, तो उसमें हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, 25 जुलाई एक स्पेशल डेट के रूप में मनाया जाना जाता है क्योंकि 10वीं राष्ट्रपति ऐसी होंगी जो इस डेट को शपथ लेंगी। तो प्रश्न आपसे या पीटी में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन 25 जुलाई को शपथ दिए हैं। तो उनमें लास्ट जो छठे राष्ट्रपति जो थे लीलम संजीव रेड्डी के बाद सभी राष्ट्रपतियों ने आपको 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण किया है। तो आप इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ये आप लोग कल का वीडियो राष्ट्रपति जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद जी का, उनका लास्ट का वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। यूट्यूब पर है या ऑफिशियल वेबसाइट जाइएगा राष्ट्रपति भवन का, वहाँ पर वीडियो है। आप लोग जरूर इसे वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत सी संदेश दिए हैं और आप लोग के लिए प्रश्न यूपीएससी और पीसीएस के एस्पिरेंट के लिए प्रश्न उभार कर जाते हैं। तो इस पर आप लोगों को विशेष नज़र होनी चाहिए। इस प्रकार के जब भी कभी अभिभाषण हो या संबोधन हो तो उसे आप लोगों को जरूर देखना चाहिए एक एस्पिरेंट के रूप में। इससे बहुत सी सरकार की दशा और दिशा का पता चलता है, सरकार किस रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप इसे जरूर वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए, यहाँ पर पीटी ओरिएंट बात एक है, क्वेश्चन आप लोग यहाँ से पूछा जा सकता है। इस पुस्तक का अनावरण किसने किया या लॉन्च, किस पुस्तक इमोशन कौन करते हैं? वैष्णव गुरु जो इस्कॉन का संस्थापक है श्रील प्रभुपाद की जीवनी सिंग डांस एंड प्रे एक्सपीरियंशियल स्टोरी ऑफ श्रील प्रभुपाद नामक पुस्तक का विमोचन हमारे जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उनके द्वारा किया गया। तो पीटी में आप लोग को यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, एक पीटी में आप लोग को प्रश्न यहाँ भी पूछा जा सकता है, किस दिन 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच सभी घरों में फहराने के लिए तिरंगा का जो अवसर चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, इससे आप लोग को प्रश्न एक पूछा जा सकता है। तो जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 13 से 15, झंडा फहराने के लिए सर्कुलर जारी की गई है। तो सभी लोग ध्वज फहराने के लिए स्वतंत्र है 13 से लेकर 15 तक। तो इससे संबंधित आप लोग को पीटी में प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, चलिए हम लोग बात करेंगे। देखिए, भीषण गर्मी में बेहाल है यूरोप में पहली बार ऐसी घटना घटी है जहां पर यूरोप में खासकर इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देशों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान चला गया। पहली बार ऐसा हुआ है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो जाती है क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर अभी हीट जोन वेव चल रहा है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये तापमान में अंतर। तो इस प्रकार की घटनाएं जब भी होगी तो आप लोगों को प्रश्न साइंस एंड टेक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पूछा जा सकता है। एशिया के साथ पहले तो एशिया में रेगुलर आप लोगों को हम लोगों को गर्मी का एहसास तो होता ही है। हम लोग अप्रॉक्स औसत तापमान 32 से 33 डिग्री का तापमान तो झेलते ही हैं गर्मी के दिनों में। पर
यूरोप के देशों में 40 डिग्री से अधिक सेल्सियस पहली बार दर्ज किया गया है। तो इससे संबंधित कुछ आप लोगों को कवर करना इस न्यूज़ को, यहाँ से मेन की पॉइंट हम लोग देखेंगे। ब्रिटेन में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है जहां ब्रिटेन में नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई। समझ सकते हैं स्थिति। फ्रांस स्पेन में भी गर्मी के वजह हाहाकार मचा हुआ, ये भी देखना है। विश्व मौसम जो विज्ञान संगठन है के अनुसार यूरोप में हीट वेव विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में अफ्रीका से आने वाली गर्म हवाओं के कारण है। तो देखिए अफ्रीका यहाँ है, अफ्रीका ऐसे है और यूरोप ऐसे है। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण अफ्रीका पश्चिमी क्षेत्र से हीट वेव जो जा रहा है उसी को माना जा रहा है इसका मुख्य कारण। तो ये हम लोग देखने को समझने को ये चीज़ें हैं कि इस प्रकार के जो भी घटनाएं घटेगी तो क्वेश्चन क्रिएट होता है मेंस और इंटरव्यू में। तो क्यों होता है उससे संबंधित की पॉइंट को लोग देखेंगे। इसका मुख्य कारण क्या है? ग्रीष्म में जो जीवाश्म ईंधन के जलाने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का खतरनाक बनना। अब पिछले दिनों अटलांटिक और आर्कटिक दोनों जगह तापमान एक साथ वृद्धि दर्ज की गई। यह महत्वपूर्ण घटना है जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। और देखिए साथ में यह भी डाटा क्लियर किया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का वजह से तीसरा ध्रुव कहे जाने वाले हिमालय, एक तो आर्कटिक, दूसरा अटलांटिक और तीसरा जो हिमालय ध्रुव कहा जाता है, हिमालय जो 10 गुना तेज़ी से पिघल रहा है। तो यह हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है कि इसको कैसे कम किया जाए, नहीं तो लगभग क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। और जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है अभी उसके विषम स्थिति और भी देखने को मिलेगी। साथ में अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शिफ्ट हो जाता है, शक्ति जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो शिफ्ट होती है और उससे संतुलन जो पृथ्वी का घूर्णन और संतुलन की स्थिति है वो भी परिवर्तन होगा और आंशिक रूप से पृथ्वी को उथल पुथल देखने को मिलेगी, जो इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देगी जो वर्तमान में हो रही बहुत जगह। साथ में देखिए अगर ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो क्या होगा, ग्लेशियर पर पृथ्वी का घूर्णन गति पे भी पड़ सकता है। तो दिन और रात जो पृथ्वी का दिन का समय थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे अलग ही स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये मामूली परिवर्तन नहीं है दोनों ध्रुवों का एक साथ हीट वेव होना। तो इसलिए महत्वपूर्ण घटना है। ये आप लोग को आगामी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो, किसी स्टेट का पीसीएस हो। इंटरव्यू में आप लोगों को मेंस के ऑप्शनल क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है इस प्रकार घटनाओं को कैसे संतुलित किया जाए। तो एक साथ आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी यहाँ लिखी गई है, बताई गई रिपोर्ट में। देखिए इतिहास में पहली बार यूरोप में भीषण गर्मी हीट वेव का होना और धरती के दोनों सिरों अटलांटिक और आर्कटिक का एक साथ तापमान में असंतुलन समान घटना नहीं है। यह सब धरती के तापमान में असंतुलन को जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन का जो हम लोग कॉन्सेप्ट केवल किताबों में पढ़ रहे हैं, अब उसका हकीकत विकराल रूप देखने को मिल रहा है। और जल्द से जल्द अगर हम पूरे देश, संपूर्ण विश्व के देश एकजुट होकर एक मत होकर कार्य नहीं करेंगे तो एक पृथ्वी जो हमारे लिए जीवन यापन का एकमात्र ग्रह है वो धीरे धीरे अपने विलुप्तता के स्थान पर जाएगी और संपूर्ण जो मानव और प्रकृति जो आवरण है वो समाप्त होने के कगार पर आएगा। तो अभी भी लेट नहीं हुआ। वैसे तो आंकड़ों के अनुसार बहुत सा हम लोग लेट चल रहे हैं इस संतुलन को कायम करने में, पर अगर तीव्र गति से यह कार्य किया जाए तो प्रकृति जल्द ही रिकवर कर सकती है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इन सब चीज़ों को। तो इससे की पॉइंट कुछ याद रखना है, एग्ज़ाम में आप लोग से पूछा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन समाधान हेतु वैश्विक प्रयास क्या है? तो पहला प्रयास क्या है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन और जलवायु परिवर्तनों को कम करने हेतु नीति निर्माताओं की रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन करना। एक नियमित आकलन करना, वैज्ञानिक आकलन करना, नियम बनाना, इससे संबंधित जो भी होगा अंतर्राष्ट्रीय IPCC
के द्वारा किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है संगठन। साथ में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। और वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत 1997 में बहुचर्चित क्योटो जो प्रोटोकॉल था समझौता हुआ और विकसित देशों ने एनेक्स 1 में शामिल 40 देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों नियंत्रित करने का लक्ष्य तय किया गया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहली बार तय किया गया क्योटो प्रोटोकॉल से वर्ष 1997 से। यह भी आप लोगों को पीटी ओरिएंट प्रश्न बार बार देखने को मिलता है। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लक्ष्य से संपन्न पेरिस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौता माना जाता है। और इस देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पेरिस समझौता, और आप लोग से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन। COP25 मैड्रिड स्पेन में सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने उन गरीब देशों की मदद करने के लिए तैयार हुए, घोषणा किया, समर्थन किया जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जूझ रहे हैं। तो COP25 का सम्मेलन भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में, अंतर्राष्ट्रीय जो सामूहिक प्रयास उसमें महत्वपूर्ण योगदान रखता है, स्थान रखता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। इस सम्मेलन में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप पृथ्वी को वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों के कटौती के लिए तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया गया। तो आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, जो तत्काल आवश्यकता का कॉन्सेप्ट किस सम्मेलन में सामने आया? तो COP25। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत का प्रयास क्या है ये भी देखना है आप लोगों को। 2008 में जलवायु राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत करता है भारत। इसका उद्देश्य क्या है? बहुत से उद्देश्य हैं, जैसे सरकार, विभिन्न प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, सरकार की विभिन्न एजेंसियां, वैज्ञानिकों, उद्योग, समुदाय में जलवायु परिवर्तन विभिन्न उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला उपायों जागरूकता फैलाना है। इसके लिए 8 मिशन तय किए गए, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, सुविस्तृत निवास पर राष्ट्रीय मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुविस्तृत हिमालय परिस्थिति तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुविस्तृत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन हो तो रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये मिशन 8 मिशन आप लोगों को याद होना चाहिए। ये एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है, और जब पूछा जाता है या तो आप जलवायु परिवर्तन भारत की भूमिका जब भी लिखेंगे या आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, तो ये आप लोग 8 राष्ट्रीय मिशन की चर्चा जरूर करनी है, ताकि आप एक ठोस आंसर राइटिंग कर सके, ठोस आंसर दे सके। हाल ही में ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किया गया। सौर ऊर्जा संपन्न देशों की एक संधि है, आधारित अंतर सरकारी संगठन है। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौता के दौरान की थी। और यह क्या करता है, प्रमुख उद्देश्य क्या इसका रखा है? भारत और इससे संबद्ध देश, महत्वपूर्ण भूमिका भारत और फ्रांस का था इस संगठन के सृजन में। तो इसने वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट, समझिए 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करना और वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के लिए 1000 बिलियन डॉलर की राशि जुटाना इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर ये राशि जुटती है तो बहुत से जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों को समाधान किया जा सकता है। और सौर ऊर्जा के लिए अगर 1000 गीगावाट की क्षमता हम लोग विकसित करते हैं तो जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन है, जिसके लिए जीवाश्म ईंधनों पर हमें निर्भरता है, बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन का उद्देश्य है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न आपको जब भी पूछे मेंस या इंटरव्यू में, तो इस प्रकार के आंसर को राइट डाउन करना और साथ ही आप लोगों को आंसर भी देना है। चलिए हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को तो दबाना एकदम नहीं भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए यहाँ पर इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िएगा। मोदी के संकल्प का मिसाल है मुर्मू। इसको राजनीतिक न समझकर आप जनजातीय समुदाय या जनजातीय के क्षेत्र में जो कार्य सरकार कर रही है उसके संबंध में बहुत सा डाटा दिया गया है, सारे को अंडरलाइन कर दिया गया है। तो वर्ष 1999 से शुरू किया गया डाटा का
हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये कॉन्सेप्ट लाते हुए कितना आंकड़ा 2020-21 में जारी किया गया, सब आंकड़ों पर चर्चा किया गया आज के डेट में। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसको जो पेपर में दिया उसी को पढ़ना ठीक समय की बर्बादी है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, बस इसका जो अंडरलाइन किया हुआ है आप उसका की नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, अंडरलाइन को ही केवल। उससे अतिरिक्त सारी चीज़ों को मैंने देख लिया है। और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन करके ले सकते हैं। यहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है, अंडरलाइन जो किया हुआ रहता है पेपर। तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइएगा उससे और इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा और वहाँ से की नोट्स आप लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट है, नीचे आ जाने का है। नीचे आ जाने के बाद आप लोगों को चीज़ें और भी स्पष्ट हो। अल्पसंख्यक, यह भी बहुत मुद्दा। जब भी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंधित कुछ विवाद होता है तो बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का विवाद उत्पन्न होता है। और क्या बहुसंख्यक है क्या अल्पसंख्यक है, इसकी स्टेटस कौन निर्धारित करेगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। बस अल्पसंख्यक की श्रेणी में कौन है, बहुसंख्यक की श्रेणी में कौन है, ये तो स्पष्ट कर दिया गया है, पर स्पष्ट व्याख्या अल्पसंख्यकों की नहीं की गई है। यही मुख्य विवाद का कारण है। तो इसके संबंध में हम लोग बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, जिसमें आप लोग को कुछ चीज़ें मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँगा, बाकी चीज़ें आप लोग अंडरलाइन जो किया उसे की नोट्स के रूप में शामिल कर लीजिएगा। 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी करता है। राष्ट्रीय स्तर पर आबादी के आधार पर 5 समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है। तो 23 अक्टूबर याद रखिएगा 1993 93 को यह 5 लोगों को अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय, सिख, बौद्ध और पारसी 5 जो समुदाय वर्ग है उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है। तब से अब तक देश में भूगोल बदल चुका है। कई राज्यों की परिभाषा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हो चुकी है और तथा बहुत से बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में तब्दील हो चुके हैं, पर इसका अभी तक स्पष्ट पुनर्निर्धारण नहीं हुआ। और मैंने जब विवाद उत्पन्न हुआ था, आप लोग को याद होगा नुपुर शर्मा, और यह वीडियो आप लोगों को नेशनल जो न्यूज़ एनालिसिस हुआ था उसमें मैंने ये बात बोला था, बहुत जल्द भारत सरकार को या भारत के लोगों को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को परिभाषित करने की ज़रूरत है, नहीं तो विवाद वही गहरा होता जाएगा। क्योंकि जब हम लोग स्टेटस देते हैं एक अल्पसंख्यक को या किसी खास धर्म विशेष के बारे में अपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट की तरह सोचिए। आप एक प्रशासक बनिएगा तो आपके पास एक स्पष्ट दिशा निर्देश होना चाहिए कार्य करने के लिए। तो इसमें एक प्रशासक को दिक्कत ना हो, और अमूमन अभी तक वो दिक्कत होती आती है। तो इसलिए तथा बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच का अंतर क्या होगा यह बहुत निर्धारण करना जरूरी है। मेरा तो यह स्पष्ट मानना है कि अल्पसंख्यक जैसे शब्दों को हम कुछ अपने संविधान में जब शामिल करते हैं या तो यहाँ पर विशेष प्रिविलेज किसी को दे देते हैं, और इसका फ़ायदा उन समुदायों को परोक्ष अपरोक्ष रूप से विक्टिम कार्ड के रूप में सभी राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। तो ऐसा संविधान में प्रावधान होना चाहिए कि संख्या के आधार पर विशेष पैकेज देने की ज़रूरत है। वो किसी भी धर्म समुदाय का अगर वो लग रहा है पिछड़ा है, उसे विशेष आम धारा पर पहुंचने के लिए विशेष सुविधाएं नहीं दी गई, तो उस समुदाय विशेष को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक को अलग करते हुए इस विवाद को जन्म देना। तो इस प्रकार के जो डिस्प्यूट है उसको इसी आधार पर समाप्त किए जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को याद रखनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2C को रद्द करने की मांग की गई है। हाल ही में एक जनहित याचिका दायर की और 23 अक्टूबर 1993 की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। जो बात मैंने कुछ दिन पहले बोला उसी बात को यहाँ जनहित याचिका में बोली जा रही है। पुनर्निर्धारण होना चाहिए कि अल्पसंख्यक है कौन। अब कभी कोई जनसंख्या 2.4 थी या 8.2 थी, वो जाके बढ़ के अभी 14 पॉइंट के आसपास आ गई है, क्या वो अल्पसंख्यक है या नहीं,
या कोई जनसंख्या आके अभी 8.4 पर आ गई जो 0.22 के प्रतिशत पर था। तो इस प्रकार के जो संख्या बढ़ रही है तो अल्पसंख्यकों का पुनर्निर्धारण होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सा डाटा आप लोगों को इससे रिलेटेड दिया गया है, तो आप लोग इससे ज़रूर की नोट्स बनाइएगा। यहाँ पर मेन जो इम्पोर्टेंट अंडरलाइन है मैं उसे आप लोगों को इंक्लूड कर देता हूँ, उसे मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग है ना इसे अच्छे तरीके से जब पीडीएफ मिल जाएगा उसका की नोट ज़रूर बनाइएगा आज का। तो कभी भी इससे रिलेटेड अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का मुद्दा जब भी आएगा तो इस की पॉइंट को जरूर शामिल कर लीजिएगा, सारा आंसर राइटिंग आप लोगों का हो जाएगा या इंटरव्यू में जब भी पैनल में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आंकड़ा आप लोग को याद रखना चाहिए, धार्मिक समुदाय की आबादी कितनी अभी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू भारत में मुस्लिम 14.2 है, उसके ईसाई 2.3, सिख 1.7, बौद्ध 0.7, जैन 0.2 और गैर धार्मिक 0.7, अन्य 0.7। यह देखिए 2011 के जनगणना पर आधारित है और ये जब नेक्स्ट हम लोग जनगणना ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा, तो यह ध्यान रखने की बात है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 के अनुच्छेद 2C के अनुसार मुस्लिम, सिख और ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, यह आपको बात यहाँ कहता है। साथ ही अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल संविधान में बस 4 बार किया गया, अनुच्छेद 29 से 30 के तहत, और उसके बाद इसे स्पष्ट नहीं किया गया, इसे परिभाषित नहीं किया गया अल्पसंख्यक है कौन, बस उसके समुदाय को शामिल करके हुए अल्पसंख्यक मान लिया गया है। और संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार पर आधारित जो पुस्तक अल्पसंख्यकों को गैर प्रमुख समूह बताता है, जिसमें धर्म और भाषाई संस्कार वहाँ से बहुसंख्यक लोगों से अलग है, तो उसे अल्पसंख्यक माना जाता है। 2 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में इसका कोई परिभाषित शब्द नहीं है, बस 4 बार अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग किया गया आर्टिकल 29-30 के दौरान। पर यहाँ पर जब तक स्पष्टता नहीं होगी, अल्पसंख्यक की परिभाषा को नहीं स्पष्ट किया जाएगा, तब तक यह विवाद का कारण होगा। नेक्स्ट है 29-30 में शुरुआती भूमिका अनुच्छेद 30A(2) के तहत इसका उल्लेख मिलता है। 29 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये सब चीज़ें पॉलिटी का बेयर एक्ट का ये सब चीज़ें हैं, तो आप लोगों को याद होगी, पता है। 30A को याद रखिएगा। अपनी मर्जी से शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने उसे संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। 30(2) के तहत सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं मदद करने के लिए भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार के भाषागत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार के आप लोगों को कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। साथ ही ये अंडरलाइन किया हुआ है सारी चीज़ों का अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, उसके बाद 29 से 30 ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। 24 मई 1949 को संविधान सभा में, और जो मैं बात बोल रहा था क्यों बोल रहा था, इसलिए आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि जब संविधान में जो संविधान सभा में जो बहस हो रही थी अल्पसंख्यक के मुद्दे पर, तो 26 मई 1949 को संविधान सभा में आरक्षण पर बहस के दौरान अनुसूचित जातियों के आरक्षण देने के प्रश्न पर आम राय थी, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का अत्यधिक विरोध था। इसी पर संविधान सभा के एक सदस्य जो थे तजमुल हुसैन, उनके द्वारा जोरदार रूप से अल्पसंख्यक नहीं है इनके बात कहा गया, और मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं माना गया, बल्कि अल्पसंख्यक शब्द अंग्रेजों की खोज है और फूट डालो और राज करो की नीति थी, जिसका फायदा वर्तमान तक हो रहा, कमोवेश हो रहा है। इसे दोनों वर्गों को समझने की ज़रूरत है। और उनका ये तजमुल हुसैन है, उनका स्पष्ट मानना था अंग्रेज़ों के यहाँ से चले जाने पर चले गए हैं, इसलिए इस शब्द को डिक्शनरी से हटा दिया जाना चाहिए। अब यहाँ कोई अल्पसंख्यक नहीं, हम सब भारतीय हैं। इस कोटेशन को आप लोग याद रखिएगा। कोई दूसरे धर्म विशेष के लोग ने नहीं बोला, बल्कि उसी खास धर्मों के लोगों ने बोला जिन्हें अल्पसंख्यक होने का अपना गर्व समझते हैं, और राजनीतिक उसको गोटियां सेट करने में, देखिए मैं कुछ शब्दों का चयन कर रहा हूँ और ये हकीकत है, आपको इसको समझने की ज़रूरत है। इसको लंबे तार तरह खींचने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। राजनीतिक रोटी में किन लोगों को सेका जाता है, एक एस्पिरेंट के रूप में इसे स्पष्ट होना चाहिए। और देखिए इनका कितना वैज्ञानिक सोच इनका बताया गया था हुसैन जी के द्वारा 1949 में ही, कि
अंग्रेजों की देन है यह शब्द, और उसे डिक्शनरी से हटाकर उसे समाप्त उसी समय कर दो, नहीं तो यह बाद में विवाद उत्पन्न करेगा। देखिए, जब तक यह डिक्शनरी से हटेगा नहीं, संविधान से यह शब्द हटेगा नहीं, तब तक यह विवाद का कारण होगा। तो इनकी बात को आज न कमोवेश इसको मानना ही होगा, और दोनों वर्गों को इसमें आगे आने की ज़रूरत है। अगर खास मुस्लिम समुदाय को अगर लगता है वो पिछड़े हैं, समाज के समान धारा में नहीं है, तो उनको विशेष पैकेज जनसंख्या में उन क्षेत्र विशेष के रूप में दिया जा सकता है, उनको अवसर दिया जा सकता है। पर अल्पसंख्यक कहकर ही नहीं, जब तक ये अल्पसंख्यक कहकर यह विशेष पैकेज विशेष सुविधा मांगेंगे तो इनका राजनीतिक रोटियां इन पर सेकी जाएगी। तो यह खुद मुसलमान वर्गों को समझने की ज़रूरत है, और बाकी सभी देश वर्गों को इसमें कोई दिक्कत, उन्हें जो भी सुविधाएं दी जा रही है उनको उससे संबंध में कोई वाद उत्पन्न नहीं होता। बस मुसलमान से संबंधित कुछ जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकी जाती है, जोरदार भाषण, हेट स्पीच दी जाती है, वहीं से मामला बिगड़ जाता है। और देखिए, ये चीज़ें देश में है, कहीं ना कहीं कमोवेश भाईचारे की जो नीति है वो है, तो बहुत सी चीज़ों को देखने को मिलेगा। इससे संबंधित 7 दशकों से संबंधित चला आ रहा है। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, और जो बचा खुचा जो भी चीज़ें था, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री 2016 में मनमोहन सिंह थे, 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक होती है, वहाँ पर उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान विकास पर बराबरी कर देते हैं, बराबरी से करते हैं, और उनका फ़ायदा ले सके, उनका मौलिक योजना बनाना पड़ेगा, यह उनका इस पर मानना, ये यहाँ तक तो सही था। उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकती है, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, उनको विशेष सुविधाएं दी जा सकती है, उसको समान धारा बनाई, ये सब यहाँ तक सीमा ठीक है। पर जैसे ही मनमोहन सिंह के द्वारा संसाधनों पर उनका पहला हक होना चाहिए, तो ये जो कथन आया, उसके बाद अल्पसंख्यकों का विचार ही बदल गया कि अल्पसंख्यक अब स्वयं को मानने लगे कि हम ही सभी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और संसाधनों पर पहला हक मेरा है, हमारा है। यह जब बयान आया, हालांकि इनका मंशा कुछ और ही रहा होगा, कुछ और ही बताना चाह रहे होंगे, पर इसका जो फीडबैक जो निकला सोसाइटी में वो गलत तरीके से निकल गया, और अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान न मान लिया था। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या था, उनका पहला हक होना चाहिए, और मनमोहन सिंह ने तो अल्पसंख्यक का मतलब हो मुसलमान मान लिया था। लेकिन आज़ादी के 7 दशक बाद भी देश में अल्पसंख्यक कौन है यह तय नहीं हो पाया है। मनमोहन सिंह ने अल्पसंख्यक कौन है मान लिया, कौन है, मुसलमान, बाकी जो थे वो कोई नहीं है, उनका हक नहीं बनता है। इस प्रकार के जो स्पीच दिए गए थे, एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो एक जहाँ पर नीति निर्धारण होता था, वहीं से मामला और भी विवाद का उत्पन्न बना, और दिन पर दिन यह बद से बदतर स्थिति बनती गई, और जो भी चीज़ें हैं इस पर हक गलत तरीके से, जायज़ नाजायज़ तरीके से दिखने लगा। तो ये सब चीज़ें, घटनाएं घटी है, तो ये हमें ध्यान देने की योग्य है। ये आप लोग न्यायालय की व्याख्या आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत से केरल शिक्षा बिल पर DAV कॉलेज मामला 1971 कोर्ट में गया था, TMC नई फाउंडेशन मामला सुप्रीम कोर्ट 2002 का, गुरु नानक यूनिवर्सिटी मामला सुप्रीम कोर्ट, और जैन समुदाय के एक कोर्ट में भी सच्चर कमेटी के संदर्भ में भी कुछ फैसला आया था। तो ये आप लोग को ध्यान देना है। ये आप लोग की नोट्स, आप लोग को PDF जब मिलेगा तो आप लोग की नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पर एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। अल्पसंख्यक राष्ट्रीय रूप से तो अल्पसंख्यक 5 लोगों को निर्धारित कर दिया गया, पर राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर अल्पसंख्यक कौन होगा ये अभी तक स्पष्ट निर्धारण नहीं किया गया है। पर बहुत से राज्यों में हिंदू जो बहुसंख्यक राष्ट्रीय स्तर पर, वो राज्यों में अल्पसंख्यक हो जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों कंबाइंड है, जो जनगणना 2011 का है, इसलिए जम्मू कश्मीर मान के चले तो बहुसंख्यक वहाँ मुस्लिम है, पंजाब में बहुसंख्यक सिख है, अरुणाचल प्रदेश में ईसाई है, नागालैंड में ईसाई है, मणिपुर में ईसाई है, मिजोरम में ईसाई है, मेघालय में ईसाई है, और लक्षद्वीप में मुस्लिम है। तो इस प्रकार के जो बहुसंख्यक वहाँ है, और अल्पसंख्यक हिंदू कितना कम प्रतिशत है, तो इसका भी निर्धारण होना चाहिए। अल्पसंख्यक के रूप में उसे दर्जा देते हुए राज्यों में उसको विशेष प्रावधान वहाँ पर दिया जाना चाहिए। विशेष सुविधा जो राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों को मिल रहा है, वह राज्य स्तर पर इन अल्पसंख्यक समुदाय जो हिंदू के वहाँ शामिल होते हैं उन राज्यों में, उसे देना चाहिए। तो इस प्रकार का जो विवाद है आप लोग दोनों तरीके से समझिएगा और की नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा।
नेक्स्ट है आप लोग को ये जी पोर्टल जो खरीदी जेम पोर्टल है वहाँ पर आंकड़ा दिया गया है और सरकार लक्ष्य तय की है 2016 से ही जब यह पोर्टल आया है जेम पोर्टल। 2021-22 में जेम पोर्टल से लोग लगभग 1,06,760 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया, जो 2020-21 से 178% अधिक है। तो ये आप लोग का आंकड़ा पीटी में पूछा जा सकता है। और 47.99 लाख विक्रेता इस पोर्टल पर सामान बेच खरीद रहे हैं और पोर्टल पर बिक्री के लिए सूचीबद्ध है 41.44 लाख और 1.9 लाख सेवाएं भी ली जा सकती है इस प्लेटफॉर्म से। और 75% खरीदारी का लक्ष्य 15 अगस्त 2022 तक है और 23 मार्च 23 तक ये 100% हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह लक्ष्य आप लोग से पीटी में पूछा जा सकता है, पीटी के क्वेश्चन क्रिएट करके। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आप लोग को देखिए आज इसके संबंध में यहाँ पर जो विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है उसके संबंध में कुछ डाटा दिया गया, आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा, की पॉइंट बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग नीचे आते हैं, एक न्यूज़ और होगी यहाँ पर। हाँ, चीन के लिए अपने अंतरिक्ष स्टेशन का पहला लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। और देखिए एक और न्यूज है पीटी ओरिएंट, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित चिड़ियाघर में पहली बार 3 रंगों का जन्म लिया है 3 शावक सफ़ेद शेरनी से। तो ये आप लोगों को पीटी में पूछा जा सकता है किस चिड़ियाघर के, इंदौर चिड़ियाघर। तो आप लोग ये ध्यान रखना, इस प्रकार के जब भी होते हैं। दुनिया के पहली टेस्ट ट्यूब लुइस जायस का ब्राउन का जन्म आज ही के दिन हुआ था 1978 में। तो ये भी आप लोगों को प्रश्न रिपीट हो सकता है। और अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला बनी थी स्वेतलाना और वर्ष 1984 में। तो यह भी आप लोगों को पीटी ओरिएंट पूछा जा सकता है। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला लैब मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है कल। तो यह भी पीटी ओरिएंट है, आप लोगों को मेंस पीटी में पूछा जा सकता है प्रश्न। और यह देखिए ऐसा करने चीन के पास होगा अपना अंतरिक्ष यान, निजी अंतरिक्ष यान। ध्यान रखिएगा, निजी अंतरिक्ष यान होगा जहाँ स्पेस शटल होगा, जहाँ पर जैसे हम लोग ISI जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है उस जैसा कार्य करती है वैसा यहाँ भी कार्य करेगा यह। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जो ISS जो है तो उसके साझा प्रोजेक्ट के रूप में काम करता है फिलहाल अभी सभी देश पर। इस रूप से जो होगा ये जब ये मॉड्यूल लॉन्च होकर पूरी तरह सेटअप तैयार हो जाएगा तो अंतरिक्ष पहला ऐसा देश होगा जिसका अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को पीटी ओरिएंट आप लोगों को कवर कर लेना। आज के न्यूज़ में इतना ही, नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक बटन दबाना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए और ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, वेबसाइट विजिट ज़रूर कीजिए ताकि और भी चीज़ें देखने को सीखने को मिल सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो तक फिर पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।